नमस्कार दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करने वाली हूँ इसराइल ईरान और यूएस के बारे में। जी हाँ, आप हम सभी जानते हैं दोस्तों कि पिछले 19 दिनों से हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं पूरा मिडिल ईस्ट जल रहा है। तो ये क्या रीजंस हैं, कैसे ये जंग स्टार्ट हुई और इस वॉर के पीछे के क्या क्या कारण है, जो कि आज मैं आप लोगों को विस्तार में बताने वाली हूँ। तो आप जुड़े रहिएगा इस वीडियो के साथ, और जो भी आप अपने सजेशन है वो कमेंट सेशन में लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि पिछले काफी समय से, यानी कि 19 दिन से ये वॉर लगातार चलती जा रही है, और इसके पीछे के कुछ जो रीजंस हैं वो कौन से रीजंस है, धीरे धीरे आप सभी देख रहे हैं कंट्री बाय कंट्री कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी बढ़ती जा रही है और पूरे वर्ल्ड वाइड इसका असर पड़ रहा है। तो क्या इसके रीजंस हैं, क्यों ये और कहाँ से स्टार्ट हुई, ये सारी चीजें आज के मतलब इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको ये जानना बड़ा ही जरूरी है कि यहाँ पर मिडिल ईस्ट में ऐसा क्या चल रहा है, ऐसी क्या एक्टिविटीज चली, या ऐसा क्या हुआ कि जिसकी वजह से ये वॉर स्टार्ट हो गई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। मेरा नाम पूनम शर्मा है और आज के इस वीडियो में हम इस वॉर के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है, ये कॉन्फ्लिक्ट एक्चुअली जो स्टार्ट हुआ वो स्टार्ट हुआ है 28 फरवरी 2026 में, जहां पर देखा गया कि यूएस और इसराइल ने ईरान के ऊपर कई जगहों पर यहां पर बमबारी करी, जिसके बाद से ये सारा का सारा युद्ध स्टार्ट हुआ। तो ये कहानी आज की ही नहीं है, ये कहानी पिछले साल भी देखने को मिली थी, जब ईरान ईरान और इसराइल के बीच में, ठीक है, ईरान और इसराइल के बीच में काफी जगहों पे आप देखेंगे तो उस समय पे काफी युद्ध की सिचुएशन बनी हुई थी, काफी मतलब परेशानियां यहाँ पे देखने को मिली थी उस समय पे। और साथ ही साथ धीरे धीरे जैसे कि टर्की हो गया, या धीरे धीरे जो आसपास के जो एरियाज है, रीजन्स है, सीरिया हो गया, ये आसपास के रीजन भी इसके अंदर क्या होने लग गए थे, लेबनान हो गया। तो ये कहीं ना कहीं इसके साथ इस वॉर में उतर गए थे। तो पिछले साल यानी कि लास्ट ईयर ये वॉर स्टार्ट हुई थी, उसके बाद कुछ समय के लिए रोक लग गई। अब यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी कि यूएसए का यहाँ पर बहुत ज्यादा रोल देखने के लिए मिल रहा है। तो बेसिकली क्या है पूरी कहानी। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये टेंशन जो क्रिएट हुई है, ये आज की टेंशन नहीं है, ये पहले से काफी समय पहले की टेंशन एक्चुअली है। यहाँ पर क्या किया गया, देखिए यहाँ पर ये टेंशन है बिटवीन यूएस एंड ईरान, यूएस और ईरान, और साथ में इसराइल। इसराइल और यूएस का ये कहना है कि ईरान क्या कर रहा है, ईरान साइड बाय साइड अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम चला रहा है, जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं जो अमेरिका है उसके बेसिस पर, उसके उसके एरिया में स्ट्राइक करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये इनका एलिगेशन था यूएस और इसराइल का, किसके ऊपर, ईरान के ऊपर। तो इन्होंने सबसे पहले यूएस ने ईरान के ऊपर कुछ बातें कही, जैसे कि उन्होंने पहला तो रीजन ये बताया कि यहाँ पे इस टेंशन, जो ये टेंशन क्रिएट हुई है, इस टेंशन के पीछे एक रीजन ये था कि यहाँ इनका कहना है कि जो ईरान है वो क्या करना चाह रहा है, वो यहाँ पर न्यूक्लियर प्रोग्राम चला रहा है, और जिसकी वजह से यहाँ पे काफी टेंशन क्रिएट हो सकती हैं, और यहाँ पर यूएसए को बहुत ज्यादा नुकसान होने की संभावना है। बैलिस्टिक मिसाइल्स डेवलप कर रहा है ईरान, अकॉर्डिंग टू यूएसए, अक्यूज्ड बाय Washington of being able to strike US allies and the bases। इसका कहना है कि जो इसराइल है वो बैलिस्टिक मिसाइल्स का डेवलपमेंट कर रहा है, और साथ ही साथ वो जो यूएस की अलाइज है और या फिर उसके जो भी यहाँ पे पोर्ट बेसिस है इसके, उन पर ये अटैक करेगा और उन्हें खत्म कर देगा। मिलिट्री सपोर्ट फॉर रीजनल, देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे मिलिट्री सपोर्ट्स, मिलिट्री सपोर्ट ऑफ रीजनल ग्रुप्स, यानी कि ईरान के साथ में जो भी ईरान के आसपास के जो उसके सपोर्टर्स रीजन्स है, जैसे कि इराक हो गया, सीरिया हो गया, यमन वगैरह, यमन या लेबनान हो गया, ये इन्हें तैयार कर रहा है आगे युद्ध के लिए। तो ये कहना था यूएसए का। ठीक है, इसी के साथ साथ इसी टेंशन के चलते यहाँ पे इसराइल और यूएसए ने ईरान के ऊपर क्या किया था, 28 फरवरी 2026
26 को यहाँ पे इन दोनों ने मिल करके यहाँ पे एक स्ट्राइक ईरान के ऊपर, मिलिट्री स्ट्राइक ईरान के ऊपर कोऑर्डिनेट होकर के करी, जिसमें कि यहाँ पे ईरान को काफी भारी नुकसान पहुंचा। और यहाँ पे बेसिकली जो सबसे ज्यादा एरिया जो जहां पर वो हुआ वो तेहरान के एरिया पे यहाँ पे उन्होंने बमबारी वगैरह काफी ज्यादा करी। तो देखिए यहाँ पे लिखा भी है, ऑन February 28, 2026 द यूनाइटेड स्टेट एंड इसराइल लॉन्च coordinated military strike on Iran, including air and possibly naval components. Exclusions were reported in Tehran and other locations. Iran closed its air space and देखिए ईरान के ऊपर यहाँ पे मेन जो सबसे ज्यादा जो तबाही मचाई गई वो यहाँ पे तेहरान में बेसिकली करी गई थी। और साथ ही साथ यहाँ पे उसी के साथ साथ ईरान ने अपना सारा मिलिट्री बेस हो गया या फिर जो भी उसके मिलिट्री अलर्ट थे वो सब हाई पे कर दिया। और साथ ही अपना पूरा यहाँ पर इन्होंने एयर बे जो भी एयर स्पेस वगैरह है सब क्लोज कर दिया था। अकॉर्डिंग टू देखिए द स्ट्राइक वर एम टू डिस्ट्रॉइंग ईरान, ये जो स्ट्राइक करी गई थी जो पहली यहाँ पे स्टार्टिंग करी गई 28 फरवरी को, ये इनका जो एम था वो डिस्ट्रॉय करना था ईरान के मिसाइल्स और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को। सम टारगेट ऑफ स्टैटिक, मतलब यहाँ पे कई मतलब जो जगहों को यानी कि कई साइट्स को इन्होंने यहाँ पे टारगेट किया, जैसे कि तेहरान और अदर जो भी साइट थी, ठीक है। साथ ही साथ इन्होंने यहाँ पर काफी ज्यादा मतलब मिसाइल्स वगैरह दागी। पर प्रॉब्लम जब यहाँ पे सबसे बड़ी क्रिएट हो गई कि तेहरान के साथ साथ जो भी इसके पोर्ट एरियाज थे यहाँ पर भी इसराइल यूएसए ने मिल करके काफी ज्यादा क्या किया, मिलिट्री स्ट्राइक करी, जिसकी वजह से ईरान को भी काफी मतलब लॉसेस झेलने पड़े। तो दोस्तों यहाँ पर इन्होंने जो अपना ऑपरेशन स्टार्ट किया था यूएस और इसराइल ने, इसका नाम दिया एपिक फ्यूरी। एपिक फ्यूरी नाम से ये एक मिशन स्टार्ट किया गया आप इसराइल के लिए। देखिए यहाँ पर बेसिकली प्रॉब्लम क्या क्रिएट हुई है, प्रॉब्लम सबसे बड़ी यही क्रिएट हुई है कि यहाँ पर यूएसए का कहना है और इसराइल का कहना है कि ये वेपनाइजेशन कर रहा है, ये एक न्यूक्लियर वेपनाइजेशन कर रहा है, जिससे कि आने वाले समय में इनको क्या होने वाली है, प्रॉब्लम होने वाली है। इनका मानना ये है कि अगर ये अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद कर देते हैं, अपने वेपन्स को डाल देते हैं, तो ये युद्ध खत्म हो जाएगा। ट्रम्प जी जो यूएस के प्रेसिडेंट है ट्रम्प, इनका एक टेलीविजन पर एक वार्निंग भी आया था, वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। उसी के साथ साथ यहाँ पे इन्होंने वो भी किया था, इसराइल मतलब ईरान कॉन्फ्लिक्ट को लेकर ट्रम्प से मिलिट्री कैंपेन मैसिव एंड ऑनगोइंग वॉन यूएस लीव्स में बी लॉस्ट। इन्होंने कहा था या तो ये इसको बंद कर दे या फिर इनकी मतलब जो जान मान है उसका खतरा इनके लिए पैदा हो जाएगा। तो बेसिकली इन्होंने टेलीविजन पे भी आके एक वार्निंग दी। प्रेसिडेंट ट्रम्प रिलीज अ वीडियो एड्रेस, इन्होंने सोशल मीडिया पे एक प्लेटफॉर्म पे आकर के मतलब एक कॉन्फ्रेंस के जरिए इन्होंने कहा कि यहाँ पर मेजर कॉम्बैट डिक्लेरेशन इन्होंने अपना, देखिए इसराइल और जो यूएसए ने मिलकर एपिक फ्यूरी ऑपरेशन चलाया, उसी के साथ साथ इन्होंने मेजर कॉम्बैट ऑपरेशन भी चलाया ईरान में, प्रोटेक्ट अमेरिकन इंटरेस्ट एंड नेशनल सिक्योरिटी, ठीक है। इसी के साथ साथ इन्होंने मतलब यहाँ पे इन्होंने बेसिकली क्या किया, जितने भी इस्लामिक जो मतलब वो थे, इस्लामिक रिवोल्यूशनरी वगैरह थे, इनको सबको खत्म करने, आर्म फोर्स को खत्म करने के लिए इन्होंने वार्न किया था। साथ ही साथ पर लेकिन यहाँ पर ट्रम्प की जो ईरान के सिटीजन थे उनके प्रति इन्होंने हमदर्दी दिखाई और ये कहा कि वो जल्द ही इस गवर्नमेंट को छोड़ दें और इस गवर्नमेंट को चेंज करें, क्योंकि ये गवर्नमेंट क्या मतलब एक अलग तरीके का वेपनाइजेशन कर रही है, वॉर्स को प्रमोट कर रही है। तो उस तरीके का यहाँ पे इन्होंने कहा। इसी के साथ साथ ट्रम्प ने जस्टिफिकेशन भी दिया अपनी इस स्पीच का और इस स्ट्राइक का। इन्होंने कहा कि यहाँ पर ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि भाई ईरान एक मतलब खतरनाक न्यूक्लियर प्रोग्राम चला रहा है और इसको रोकने के लिए ये जरूरी है। इसी के साथ साथ यहाँ पर इन्होंने ये भी कहा कि जो यहाँ पर उनके साथ में मतलब प्रोटेक्टिव ऑफ एलाइज जो मतलब जितने भी मतलब जो भी ईरान ईरान के अगल बगल के जो मतलब एरियाज हैं वो जो वॉर कर रहे हैं या जो ईरान का साथ दे रहे हैं,
उनको भी इन्होंने वार्न किया है इसके अंदर, और साथ ही साथ ये प्रोटेक्ट कर रहे हैं अपने साथ के अलायंस को, जो भी जैसे इसराइल है, गल्फ स्टेट्स है, इन सबको, और अपने जितने भी मिलिट्री बेसिस हैं इसको ये प्रोटेक्ट करने के लिए ये स्ट्राइक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू द मतलब ट्रम्प। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना दोस्तों, तो यूएस के मिलिट्री बेसिस है, देखिए यहाँ पे ये ईरान पड़ता है, ये सारे इधर आप जो ये निशान देख रहे हैं ना रेड कलर के, ये सारे क्या है, ये यूएस के अपने मिलिट्री बेसिस है। ठीक है, तो यहाँ पे यूएस का ये भी कहना है कि ईरान का जो ये न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा है या वेपनाइजेशन चल रहा है, इससे उसके मिलिट्री बेसिस को खतरा है, और इसी के कारण बाद में चल करके, आगे चल करके ये इनको हमला करेगा और यहाँ पे इनको मतलब डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेगा, जिसके लिए अगर अभी ये मतलब इस तरीके का प्रोग्राम नहीं रोका जाता है, तो ये आगे चल के उनके लिए और या उनके अलायंसेस के लिए मुसीबत बन चल सकता है। तो ये बेसिकली कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट था, पर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम वहां खड़ी हो गई जब खामेनेई की मतलब उनके ऊपर अटैक कर दिया गया, उनके कॉम्पैक्ट पे अटैक किया गया, और ना सिर्फ उनके परिवार, ना सिर्फ उन पर बल्कि उनके परिवार के सदस्यों के ऊपर भी ये अटैक रहा। एक्चुअली होता क्या है कि यहाँ पर, ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें, ठीक है, एक सेकंड गाइस, ओके, यहाँ पर अगर मैं आपको थोड़ा सा खेमेनेई के मतलब टॉपिक पे जाने से पहले मैं आपको बता देती हूँ एक्चुअली जो मतलब ये हिस्टोरिकल क्या रहा, क्या कहाँ से ये सारी चीजें स्टार्ट हुई। तो आपको अगर याद हो तो जून 2025 में आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा क्या हो गए थे, बहुत ज्यादा स्ट्रेस था बिटवीन अमेरिका, इसराइल एंड ईरान। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया गया था, द यूएस स्ट्रक ईरानियन न्यूक्लियर फैसिलिटीज विद इसराइली मतलब सपोर्ट। तो यहाँ पे देखिए यूएस चाहता था कि वो इसराइल के सपोर्ट के साथ जो भी ईरानियन न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं उनको खत्म कर दे। देखिए ईरान ने बाद में मतलब जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह इसको डिस्ट्रॉय करने की यूएस ने कोशिश की थी इसराइल के सपोर्ट से। उसके बाद ईरान ने इसके बेसिस पर भी मिसाइल अटैक्स किए थे, जिसकी वजह से ये टेंशन कहीं ना कहीं क्रिएट होती चली गई। यहाँ पर काफी ज्यादा न्यूक्लियर नेगोशिएशन करने की भी कोशिश की गई थी, जो कि नहीं हो पाया। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया। ईरान लीडरशिप रिजेक्ट द फॉरेन मतलब प्रेशर एंड एनी मिलिट्री एक्शन, कॉलिंग इट अग्रेशन एंड हैज द वांट रिटेलिएशन। मतलब देखिए यहाँ पर उनके ऊपर भी, ईरान के ऊपर भी पॉलिटिकल प्रेशर भी बनाने की कोशिश करी है कि वो अपना ये वेपनाइजेशन वगैरह रोकें, बट लेकिन उन्होंने बोला कि ये एक मिलिट्री अग्रेशन है या फिर इस तरह का जो आप काम कर रहे हैं, ठीक है, वो अपने कंट्री की सुरक्षा के लिए कर रहे हैं, इनका कोई उद्देश्य किसी भी कंट्री को नुकसान देना नहीं है। पर अभी का जो वॉर चल रहा है दोस्तों, इसकी मेन प्रॉब्लम जो मतलब क्रिएट होती है वो यहाँ पे क्रिएट होती है कि देखिए अभी क्या किया गया था, ईरान इसराइल कॉन्फ्लिक्ट्स के बीच में जो यहाँ के ईरान के सुप्रीम लीडर थे जिनकी अभी डेथ हो चुकी है, ठीक है, अली खamenei। ठीक है, तो अतोदा अली खेमेनेई बेसिकली इनका नाम था। जो ये खेमेनेई थे, इनकी इनके पूरे कॉम्पैक्ट पे क्या किया गया था, अटैक किया गया, और इस अटैक के दौरान ना सिर्फ ये बल्कि काफी मात्रा में मतलब काफी लोगों का नुकसान हुआ, काफी चीजों का भी यहाँ पे नुकसान हुआ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि ऑन 28 फरवरी 2006 ईरान Supreme leader Khamenei was killed in joint military operation carried out the United States and Israel। देखिए यूनिट इसराइल और यूनाइटेड मतलब यूएस ने मतलब जॉइंटली अटैक किया था। इस अटैक में जो यहाँ के सुप्रीम लीडर थे इनकी डेथ हो गई। ठीक है, यहाँ पर मिसाइल स्ट्राइक ऑन द इरानियन टेरिटरी आर्स लेदर इरानियन स्टेट मीडिया कंफर्म्ड हिज डेथ। ठीक है, तो यहाँ पे जो वहाँ की मीडिया थी उन्होंने इनकी डेथ को कंफर्म किया। इसके बाद दोस्तों इसके अंदर प्रॉब्लम यही नहीं है, प्रॉब्लम साथ में ये जो अटैक किया गया था, इस अटैक में काफी ज्यादा इनको नुकसान भी पहुंचा। यहाँ पे देखिए ना सिर्फ यहाँ पे इनके सुप्रीम लीडर की बल्कि मल्टीपल ईरानियन ऑफिशियल्स की भी डेथ हुई, इंक्लूडेड टॉप मिलिट्री कमांडर्स, ठीक है, एडवाइजर्स एंड मतलब और काफी ज्यादा यहाँ पे जो पब्लिक होती है वो भी आती है। इसके साथ सेवरल खेमेनेई's क्लोज फैमिली मेंबर, क्योंकि एक पूरे घर पर उनके अटैक रहा, तो यहाँ पर उनकी जो डॉटर है, ठीक है, सन इन लॉ है एंड ग्रैंड डॉटर है,
उनकी भी यहाँ पर डेथ हो गई। ठीक है, तो ये पूरा मंजर बेसिकली था। तो अभी ऑब्वियसली बात है कि जब किसी भी कंट्री के सुप्रीम लीडर की को इस तरीके से मार दिया जाता है, तो उस कंट्री का भी एक अग्रेशन होता है और वहां से भी कहीं ना कहीं चीजें अब क्रिएट होती है। तो दोस्तों, इस समय पे जो मिडिल ईस्ट पूरी तरीके से जल रहा है, उसका भी एक रीजन ये भी बन चुका है। तो देखिए, यहाँ पर अगला आता है कि बेसिकली खेमेनेई कौन थे या इनका क्या ईरान में रोल था, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जो भी इस्लामिक मतलब जो लोग हैं, उनके अंदर आपने कहीं ना कहीं शोक देखा होगा या उनको शोक व्यक्त करते हुए देखा होगा। देखिए, तो खेमेनेई जो थे, इसके पहले ना यहाँ पर 1979 के पहले ना, अगर मैं ईरान में बात करूं, यहाँ पे पल्लवी डायनेस्टी हुआ करती थी। ठीक है, उसके बाद 79 के बाद यहाँ पे जो इस्लामिक रिवॉल्यूशन का मतलब ओरिजिनेट होता है, और यहाँ पे 1989 में जो खेमेनेई थे, यहाँ के सुप्रीम लीडर बने थे। देखिए, ये सुप्रीम लीडर ईरान के बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, तो ये जो सुप्रीम लीडर होते हैं, इनके पास अल्टीमेट अथॉरिटी होती है ईरान की। ये देखिए, होल्डिंग कंट्रोल ओवर द मिलिट्री, इनका कंप्लीट मिलिट्री पे पूरा कंट्रोल होता है, इंक्लूडिंग द पावरफुल इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड को क्रॉप। ठीक है, जुडिशरी, स्टेट मीडिया, फॉरेन पॉलिसी, न्यूक्लियर स्ट्रेटेजी, इन सब के ऊपर एक सुप्रीम लीडर का जो खेमेनेई थे, इनका पूरा कंट्रोल था। देखिए, यहाँ पे 19 सारी प्रॉब्लम 1979 के बाद ही एक्चुअली स्टार्ट हुई यहाँ पर, क्योंकि 1979 के पहले ईरान ने अपना किसी भी प्रकार का वेपनाइजेशन नहीं किया था। 1979 के बाद में ईरान ने अपना वेपनाइजेशन स्टार्ट किया। हाँ, मैं आपको बता दूं, 1979 के पहले तक यूएस और जो ईरान थे, इनके एक अच्छे संबंध थे, बट लेकिन आफ्टर द वेपनाइजेशन इनका रिलेशंस खराब हुआ। ठीक है, Iran became strategic significant power and deep influence through the proxy groups like Hezbollah in Lebanon and other allies militias। तो देखिए, यहाँ पर ये जो खेमेनेई थे, जो सुप्रीम लीडर थे, इनका काफी ज्यादा इन्होंने ग्रुप्स में मतलब इनका एक डीप इन्फ्लुएंस भी था, जैसे लेबनान हो गया या फिर हिजबुल्ला हो गया। तो ये भी कहीं ना कहीं यूएस के साथ कॉन्फ्लिक्ट का बड़ा ही कारण था। ठीक है, ही प्रेसिडेंट ओवर द डिकेड्स। ठीक है, देखिए, अगर आप यहाँ पे बात करेंगे, जो जितने भी ये ग्रुप्स हैं, जिन ग्रुप की मैं बात कर रही हूँ, ये सारे ग्रुप यूएस और इसराइल के अपोजिट ग्रुप्स हैं। तो ऑब्वियसली बात है कि झगड़ा तो हो गई। यहाँ पे अगर हम देखें, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं देखिए, यहाँ पर जो यूएस गवर्नमेंट चाहती है, वो कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों को इस्लामिक जो भी रेगुलेशंस है या फिर सोशल कंट्रोल है, पॉलिटिकल है, इससे फ्री करना चाहती है। ठीक है, और उनका ये भी सिटीजन्स के लिए ये भी मैसेज है कि कहीं ना कहीं वो अपनी गवर्नमेंट को छोड़ दे। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर ईरान के अंदर जो खेमेनेई थे वो हट गए, क्योंकि वो वहां के सुप्रीम लीडर है और इसके पूरे अल्टीमेट पावर्स होते हैं वहां के सुप्रीम लीडर के ऊपर। सो बेसिकली यहाँ पर क्या एक्चुअली स्ट्रक्चर रहेगा, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि देखिए, अंडर द ईरान कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 111, सुप्रीम लीडर इज सडनली रिमूव। अगर सुप्रीम लीडर सडनली हट जाते हैं या उनकी टेम्पोरली जो भी उनकी क्या हो जाती है, हट गए हैं या फिर उनकी मृत्यु हो जाती है, तो एक टेम्पोररी काउंसिल बनाई जाती है लीडरशिप की, जिसमें कि उस कंट्री को चलाने के लिए वहां के प्रेसिडेंट, जुडिशियरी चीफ और गार्जियन काउंसिल के रिप्रेजेंटेटिव, एक गार्जियन काउंसिल के रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं, ये इस कंट्री को क्या करते हैं, होल्ड करते हैं, उस कंट्री को होल्ड करते हैं। देखिए, यहाँ पे अगर आप देखेंगे, तो ये 88 कर दे प्लीज। ओके, ओके, तो यहाँ पे क्या है, सुप्रीम लीडर जो अगर वो हट जाते हैं, तो जो गार्जियन काउंसिल है, ठीक है, प्रेसिडेंट है, ठीक है, ये मिलकर के क्या करते हैं, ये मिलकर के उस कंट्री को चलाते हैं। देखिए, यहाँ पे असेंबली ऑफ द एक्सपर्ट आप देख रहे हैं, जो इसमें अभी करेंटली 88 मेंबर्स हैं। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, जब सुप्रीम लीडर हट जाएंगे या उनकी डेथ हो गई, तो ये एक बहुत लंबे समय से चलते आ रहे थे, और ये कहीं ना कहीं इस्लामिक जो रिलीजियन है, उसके गुरु भी इनको लोग मान रहे थे। तो यहाँ पर मतलब एक लीडर के तौर पर मतलब जो भी इस नाम से रिलेटेड लोग हैं, उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट पर्सन भी थे। तो इस असेंबली ऑफ द एक्सपर्ट्स में अगर मैं बात करूं, तो इनका काम ही होता है कि अगर इस तरीके की कोई मृत्यु हो जाती है या वो हट जाते हैं, तो इस असेंबली के द्वारा ही उनके नेक्स्ट सुप्रीम लीडर चुने जाते हैं। सो वेल गाइस, आई होप कि आपको यहाँ पे ये सारी चीजें समझ आ गई होंगी। तो
इसी के बाद से अब आपको पता ही है कि आगे की प्रक्रिया चली रही है, दोनों देशों के बीच युद्ध चल रहा है। इससे बहुत सारी कंट्रीज को लॉसेस भी हो रहे हैं और कुछ कंट्रीज कहीं ना कहीं जो ईरान के सपोर्ट में थी या फिर ईरान के साथ उनका एक अच्छा अलायंसेस है। जैसे हम इंडिया की बात करें तो कहीं ना कहीं सभी कंट्री जो है हमारा इनमें से किसी के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, तो ये उन कंट्रीज को ज्यादा इफेक्ट नहीं कर रहा है जिनके साथ प्रॉब्लम है। ठीक है, उनके लिए मतलब इन कंट्रीज के साथ जिनको प्रॉब्लम नहीं है उनके लिए कोई इफेक्टिव ज्यादा ये पड़ा नहीं है। बट लेकिन लाइक ऑब्वियसली बात है कि इसमें किसी कंट्रीज के पास ऑयल ज्यादा है तो किसी के पास अलग तरह की एनर्जी ज्यादा है, तो ऑब्वियसली बात है इससे इन्फ्लेशन पे थोड़ा सा असर पड़ा है। इन्फ्लेशन काफी हाई हो गया है चीजों को लेकर के, तो उसके हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। जब तक के लिए टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा। विद लॉट्स ऑफ लव एंड केयर, थैंक यू सो मच गाइस। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो डू लाइक शेयर एंड कमेंट्स। थैंक यू सो मच।